हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल माइंड्स। मैं हूं नंदन दत्ता और आज के हमारे डिस्कशन की टॉपिक है ऑर्डर 35 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, दैट इज़ इंटरप्लेडर सूट। अब देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सूट एंड इंटरप्लेडर सूट। तो इस वीडियो में इंटरप्लेडर सूट को लेकर के हम इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। देखिए, इंटरप्लेडर सूट होता क्या है। नॉर्मली क्या होता है कि एक नॉर्मल सूट में दो लोगों के बीच या एक से ज़्यादा लोगों के बीच एक डिस्प्यूट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, ए प्लेंटिफ और बी डिफेंडेंट। तो एक नॉर्मल सूट में द रियल डिस्प्यूट इज बिटवीन द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। लेकिन इंटरप्लेडर सूट में ऐसा नहीं है। इंटरप्लेडर सूट थोड़ा सा डिफरेंट है। अब ये जो एग्जाम्पल दिखाया गया है, इस पे देखिए। मान के चलिए ये जो सब्जेक्ट मैटर है एक घर है, ठीक है। ये सब्जेक्ट मैटर दैट इज़ ये जो घर है ये किसी एक्स नाम की किसी आदमी के प्रॉपर्टी है। अब एक्स ने क्या करता है, एक्स इस घर के देखभाल के लिए ए को उसके पोजीशन में रखता है। ए के कस्टडी में ये घर रखा जाता है, ठीक है। अब सब्जेक्ट मैटर जो है एक्स जो है उसकी डेथ हो जाती है और एक्स के डेथ के बाद दो आदमी आते हैं ए के पास, बी और सी। दोनों क्लेम करते हैं कि ये घर उनका है। बी कहता है ये घर मेरा है, मुझे दे दो। सी भी कहता है ये घर मेरा है, ये घर मुझे दे दो। आफ्टर एक्स के डेथ के बाद बोथ ऑफ देम क्लेम्स देयर नेचुरल एयर, ठीक है। अब ए को नहीं पता है एग्जैक्टली कि ये घर किसका है, एक्चुअली बी का है कि सी का है। ए को घर के पोजीशन डिलीवरी कर देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ए का एक ही इंटरेस्ट है कि इतने दिन से जो उन्होंने देखभाल किया उसका एक चार्ज उसको मिलना चाहिए। तो घर जिसको भी मिले, बी को मिले या सी को मिले, उससे ए को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसको भी मिले उससे उसके चार्ज उनको मिलना चाहिए। लेकिन ए को नहीं पता कि बी का एक्चुअल प्रॉपर्टी है कि सी का एक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो ए क्या कर सकता है यहाँ पे, ए फाइल्स एन इंटरप्लेडर सूट in the court by joining those person who are claiming the subject matter as their own as co-defendant. तो interpleader suit में the real dispute is not between the plaintiff and defendant. The real dispute is between the co-defendant. तो यहाँ पे जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ का सब्जेक्ट मैटर में कोई इंटरेस्ट नहीं है अदर देन द चार्ज एंड कॉस्ट, ठीक है दोस्तों। और एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो कि आप सड़कों पे चल रहे होते हो और आपको सड़कों पे एक पड़ा हुआ महंगा घड़ी मिलता है। तो बाय लॉ यू हैव टू डिलीवर द वॉच टू इट्स एक्चुअल ओनर बाय लॉ। अब दो आदमी आपके पास आते हैं, दोनों क्लेम करते हैं कि ये घड़ी उनका है। अब घड़ी किसका भी है, आपको वो घड़ी का डिलीवरी दे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस आपका एक चार्ज चाहिए, कॉस्ट एक रिकवरी होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, आप कोर्ट में इंटरप्लेडर सूट फाइल कर सकते हो बाय ज्वाइनिंग दोज पर्सन हु आर क्लेमिंग द वॉच टू बी देयर ओन एज द को डिफेंडेंट। और आप ये क्लेम कर सकते हो कि कोर्ट डिसाइड करे कि ये घड़ी किसका है एक्चुअली, और जिसका भी प्रॉपर्टी है उसको हम डिलीवरी दे देंगे और जिसके बदले में वो चार्ज या जो कॉस्ट होगा वो हमको देगा। तो ये हो गया इंटरप्लेडर सूट। तो ये इंटरप्लेडर सूट फाइल करने के लिए 3 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है, द प्लेंटिफ क्लेम्स नो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर अदर देन चार्ज एंड कॉस्ट। जैसे कि इस एग्जाम्पल में ए जो प्लेंटिफ है, ए को उस घर के सब्जेक्ट मैटर में कोई इंटरेस्ट नहीं है अदर देन द चार्ज एंड कॉस्ट। द क्लेम्स मेड बाय, सेकेंड कंडीशन ये है कि द क्लेम्स मेड बाय द डिफेंडेंट सेवरली। बी और सी दोनों डिमांड कर रहा है कि घर उनका है, लेकिन दोनों का जो क्लेम होना चाहिए वो सेवरेबल होना चाहिए, सेवरली होना चाहिए। अगर बी और सी जॉइंटली क्लेम करेगा तब तो ए बी और सी को दोनों को जॉइंटली घर का डिलीवरी दे देगा और दोनों से अपना चार्ज और कॉस्ट ले लेगा, तब तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं था। लेकिन डिस्प्यूट इसलिए अराइज हो रहा है क्योंकि बी कह रहा है कि वो पूरा घर उनका है, सी भी कह रहा है कि ये पूरा घर उनका है।
तो द रियल डिस्प्यूट इज बिटवीन द को डिफेंडेंट बी एंड सी, और ये कंफ्यूजन है ए के मन में कि घर किसका है, तो एक तब ये कहता है कि कोर्ट डिसाइड करे घर किसका है ना। तो द क्लेम मेड बाय द डिफेंडेंट शुड बी सेवरली, एंड द थर्ड कंडीशन इज नो कल्यूजन बिटवीन द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं होना चाहिए, कोई कल्यूजन नहीं होना चाहिए। उससे एक सस्पिशन राइज होता है कि किसी को हो सकता है डिफ्रॉड किया जा रहा हो। तो ये 3 कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो एक इंटरप्रीटर सूट फाइल किया जा सकता है। ठीक है, अब इसकी जो प्रोसीजर है मेनली रूल 4 में डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहले तो इंटरप्रीटर सूट फाइल किया जाता है कोर्ट पे। ठीक है, और उसकी जो कंडीशन है जो रूल 1 में बताया गया है, जैसे हमने इसके पहले डिस्कस किया, उस कंडीशन फुलफिल होने पे ये सूट एक इंटरप्रीटर सूट फाइल किया जाता है। इन द मीन टाइम दो कंडीशन है जो फुलफिल करना होता है। अब प्लेंटिफ के पोजीशन में एक मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकता है। अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी है तो कोर्ट उसको ये ऑर्डर दे सकता है। क्या ऑर्डर दे सकता है कि आप जो भी सब्जेक्ट मैटर है वो आप कोर्ट के कस्टडी में दे दो, डिलीवर कर दो। नॉर्मली जो होता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी डिलीवर कर दिया जाता है, लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है जैसे घर हो गया, ज़मीन हो गया, तो वो डिलीवर करना पॉसिबल नहीं है ना। तो लेकिन ये कोर्ट के डिस्क्रिशनरी पावर है। कोर्ट अगर चाहे तो बोल सकता है कि पोजीशन डिलीवर कर दो कोर्ट के कस्टडी में, और अगर कोर्ट ना चाहे तो ना भी कह सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट। यही चीज़ रूल 2 में बताया गया है। रूल 3 में क्या बताया गया है, ये बताया गया है कि इन द मीन टाइम जैसे बी ने क्लेम किया ए से कि घर मुझे दे दो, लेकिन ए ने नहीं दिया। सी ने भी क्लेम किया ए को कि घर मुझे दे दो, ए ने नहीं दिया। उल्टा ए ने क्या एक इंटरप्रीटर सूट फाइल कर दिया कोर्ट में। तो बी और सी जा करके दूसरे कोर्ट में ए के खिलाफ एक केस फाइल कर देता है कि घर, ये प्रॉपर्टी हमारा है, ये इलीगली पोजेस करके रखा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा इस कंडीशन में, क्या होगा कि अगर दूसरे या उसी कोर्ट में, जिस कोर्ट में इंटरप्रीटर सूट फाइल किया गया है, उसी कोर्ट में भी अगर दूसरा एक सूट फाइल किया गया है बाय द डिफेंडेंट अगेंस्ट द प्लेंटिफ, तो उस सूट पे स्टे ऑर्डर लग जाएगा। जब तक ना ये सूट फाइनली डिस्पोज हो जाता है तब तक उस सूट पे स्टे ऑर्डर लग जाएगा। यही चीज़ रूल 3 में बताया गया है। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट हियरिंग पे। फर्स्ट हियरिंग आया। फर्स्ट हियरिंग के दिन पे अगर सारे एविडेंसेस, सारे विटनेस, सब कुछ कोर्ट के सामने हैं तो उसी दिन फाइनल डिस्पोजल हो सकता है। अगर उसी दिन फाइनल डिस्पोजल हो जाता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपर्टी जिसका है कोर्ट उसको डिलीवर कर देगा, और कोर्ट उसको ऑर्डर कर देगा कि इतना चार्ज और कॉस्ट जो भी प्लेंटिफ का होता है वो आप प्लेंटिफ को दे दो। ठीक है, अगर फाइनली डिस्पोज हो जाता है तो वही उसी दिन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर फाइनली डिस्पोज नहीं होता है, और भी विटनेस और भी एविडेंसेस कोर्ट के सामने लाना ज़रूरी होता है, तो क्या होगा, कोर्ट पहले इशू सेटल करेगा और उसके बाद इशू सेटल करने के बाद फर्दर प्रोसीडिंग के लिए भेजेगा। इन द मीन टाइम प्लेंटिफ जो थे जिसका सब्जेक्ट मैटर में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसके साथ कोर्ट क्या करेगा। कोर्ट के पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि वो प्लेंटिफ को डिस्चार्ज कर दे सकता है कि आप जाओ, आपका जो चार्ज या कॉस्ट होगा जब फाइनल डिस्पोजल होगा तब आपको दे दिया जाएगा, उसको डिस्चार्ज कर दे सकता है। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है कि कोर्ट को अगर लगता है कि उस प्लेंटिफ को बने रहना चाहिए इस केस में, तो वो उसको रिटेन भी कर सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है, डिस्चार्ज ऑफ प्लेंटिफ एंड रिटेंशन ऑफ प्लेंटिफ। ठीक है, अगर प्लेंटिफ को डिस्चार्ज कर देते हैं, ठीक है, तो सूट में कौन कौन बचा, सिर्फ 2 को डिफेंडेंट बचा, बी और सी 2 बचा। अब 2 को डिफेंडेंट के बीच में कैसे केस होगा, तो वहाँ पे कोर्ट क्या करेगा, 2 जन में से एक जन को प्लेंटिफ में कन्वर्ट कर देगा और दूसरा जन को डिफेंडेंट में ही रहने देगा। तो अगर प्लेंटिफ शुरू में ही प्लेंटिफ को डिस्चार्ज कर दिया गया है तो यहाँ पे क्या होगा, इन ल्यू ऑफ प्लेंटिफ 1 डिफेंडेंट विल बी कन्वर्टेड टू प्लेंटिफ। तब 2 डिफेंडेंट को, एक को प्लेंटिफ कन्वर्ट कर दिया गया, एक को डिफेंडेंट कर दिया गया, और दोनों के बीच केस चल रहा है। लेकिन अगर प्लेंटिफ को रिटेन किया गया है, ठीक है, तो
प्लेंटिफ तो ऑलरेडी है, ए तो ऑलरेडी है, लेकिन जो दो को डिफेंडेंट है उनमें भी एक जन को प्लेंटिफ बनाना पड़ेगा कोर्ट को, क्योंकि अब केस तो दो को डिफेंडेंट के बीच चलेगा। तो वहां पे क्या होगा, इन एडिशन टू प्लेंटिफ वन डिफेंडेंट विल बी एडेड ऑन द प्लेंटिफ लिस्ट, और फिर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट में केस चलेगा। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जब फाइनल डिस्पोजल होगा तो उसके बेसिस पे जो भी जिसका भी जो क्लेम है वो डिसाइड किया जाएगा। ठीक है। रूल 5 ये कहता है कि अगर कोई टेनेंट है या फिर एजेंट है प्रिंसिपल के और उनके पास कोई प्रॉपर्टी की पोजीशन रहता है, तब वो प्रिंसिपल के खिलाफ ये इंटरप्रेटर सूट फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि प्रिंसिपल और एजेंट, लैंडलॉर्ड और टेनेंट, ये दोनों के बीच में देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ फेथ एंड ट्रस्ट, और फेथ और ट्रस्ट को ब्रीच नहीं किया जा सकता। तो उनको पोजीशन डिलीवरी अपने प्रिंसिपल या अपने लैंडलॉर्ड को ही करना होगा। ठीक है। अगर आप बेयर एक्ट में इलस्ट्रेशन में देखोगे तो वहाँ पे दो एग्जाम्पल दिया हुआ है। उनमें से एक कहता है कि ए जो है, ए एक पर्सन है जिसके पास बी ने अपने कोई ज्वेलरी पोजीशन में रखा हुआ था। ठीक है। तो ए इज़ एन एजेंट ऑफ बी। अब बी अपने एक डेट फुलफिल करने के लिए सी को रिटर्न में परमिशन देता है कि ए के पास कुछ ज्वेलरी रखा हुआ है, वो तुम जा कर के ले लो। लेकिन बाद में चल के ए बी से अपना पोजीशन, वो ज्वेलरी पोजीशन मांगता है, बी अपना पोजीशन मांगता है। तो उसमें क्या हो सकता है, अब ए जो है उसके पास कंफ्यूजन हो गया कि बी ने एक तरफ बी का प्रॉपर्टी वो है, दूसरी तरफ वो सी को ये रिटर्न परमिशन भी दिया है कि वो प्रॉपर्टी वो उनसे ले ले। तो इन सच केस, डिस्पाइट बीइंग एन एजेंट, B can file an interpreter suit against, A can file an interpreter suit against B and C. But normally, in general, ये एक एक्सेप्शन है, बट इन जनरल एजेंट जो है अपने प्रिंसिपल के खिलाफ और टेनेंट जो है अपने लैंडलॉर्ड के खिलाफ इंटरप्रेटर सूट फाइल नहीं कर सकता। और रूल 6 कहता है कि जब सूट की फाइनल डिस्पोजल हो जाता है, सब फाइनल डिसीजन पहुंच जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो प्लेंटिफ को जो चार्ज या कॉस्ट मिले वो पैसे में ही मिले। अगर कोर्ट को लगता है कि दूसरे वे में कुछ डिलीवरी किया जा सकता है तो उस पर भी कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। फॉर एग्जांपल ज्वेलरी के केस में, ठीक है, हो सकता है कि ज्वेलरी का एक छोटा सा पार्ट प्लेंटिफ को मिल जाए, या फिर अगर इन केस ऑफ लैंड, इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड का ही एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है प्लेंटिफ को मिल जाए, ऐसा भी ऑर्डर कोर्ट दे सकता है। So this is all about order 35 interpreter suit of CPC। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।